हाय दोस्तों। तो आज हम अमेंडिंग एक्ट 1781 पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना उसमें बहुत सारी कमियां थी। उनकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम लाया गया जिसको संशोधन अधिनियम 1781 बोलते हैं। तो इसमें मेनली क्या क्या काम कार्य किए गए वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पहले 1773 का जो अधिनियम था उसमें जो उच्चतम न्यायालय था उसके पास सभी प्रकार की शक्तियां दी गई थी। जैसे कि दीवानी मामले, फौजदारी मामले, नौसेना के मामले या गिरजा के मामले जो भी थे सारी चीजें उसी को दे दी गई थी। तो ये 1781 का जो अधिनियम आया तो इसके द्वारा क्या किया गया, जो उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता थी, जो उसके क्षेत्र थे, उसको कम कर दिया गया। दूसरी जो कमियों को दूर किया गया, जैसे 1771 में जो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट था और जो सुप्रीम काउंसिल थी, मतलब उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च परिषद जो थे, उनके बीच क्या क्या चीजें इनकी किसके अधिकार क्षेत्र में आती है ये क्लियर नहीं था। तो इन सारी चीजों को भी इसमें क्लियर करने की कोशिश की गई। साथ साथ जैसे कि 1773 में ये पता नहीं था कि जो कानून लागू करने थे वो कैसे कानून लागू करने थे, उनमें क्या बहुत सारी अनिश्चितताएं थी। जैसे कि प्रांतीय न्यायालय थे या फिर जो दूसरे न्यायालय थे उनके उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया था, उनको कोई मान्यता नहीं दी गई थी। तो 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट है इसके द्वारा इन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की गई। इसको चलिए थोड़ा सा हम और विस्तार से देखते हैं। तो जो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र में काफी संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया, जो राजस्व वसूली संबंधित कार्यवाही करने के जो अधिकार से उससे वंचित कर दिया गया। अब जो राजस्व वसूली का काम था वो न्यायालय का काम नहीं था, इसके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था। और दूसरी बात यह थी, कोई व्यक्ति अगर कंपनी का कर्मचारी था इसी के नाते अब उस पर जो अधिकारिता होती थी उच्चतम न्यायालय की वो लागू नहीं होती थी। जैसा कि पहले पता था कि जो कलकत्ता के निवासी होते थे उन पे सभी पे जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते थे, लेकिन इसमें अब क्या हुआ कि जैसे हिंदुओं के मामले में पर्सनल लॉ और मुस्लिमों के मामले में कुरान के कानून को ध्यान में अब रखना पड़ता था उनके किसी भी फैसले को करने के लिए। आगे चलते हैं कि इसने और क्या किया कि जो गवर्नर जनरल थे और परिषद थे उनको जो समय समय पर अतिरिक्त शक्ति और अधिकार दिया गया, ठीक है, जिससे कि वो प्रांतीय न्यायालयों या परिषदों का के लिए नियम बना सकें। जैसे पहले हमने देखा था कि किसी भी चीज को, किसी भी रेगुलेशन को सबसे पहले उच्चतम न्यायालय में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, पंजीकृत करवाना पड़ता था। उसको 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हटा दिया गया था। हाँ, लेकिन एक बात और थी कि किसी भी नियम को, किसी भी कानून को अंतिम रूप देने के लिए जो ब्रिटिश सम्राट होते थे उनकी स्वीकृति बहुत ज्यादा आवश्यक थी। दोस्तों, हमने देखा यहाँ पे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको 1781 के अमेंडिंग एक्ट के द्वारा दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन इन दोनों के द्वारा भी सारी समस्याएं समाधान नहीं हुई और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। इसलिए आगे चल के फिर 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम आया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज के वीडियो की जो सॉफ्ट कॉपी है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर उपलब्ध है। थैंक यू।